सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने अब तक जो है ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक पार्टी के ऊपर होगा राइट एंड दूसरे पार्टी के ऊपर होगा ऑब्लिगेशन 100%, है ना। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब वो कौन से अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया, नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जैसे ही वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने आपको बताया था अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड मैंने आपको ये बताया कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है ऑफ कोर्स 100%, लेकिन हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है लेकिन हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अग्रीमेंट होना, अग्री करना नेसेसरी है। अग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है सेकंड स्टेप। तो हमेशा याद रखना विदाउट एन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अग्रीमेंट फर्स्ट स्टेप है तो और कॉन्ट्रैक्ट है सेकंड स्टेप। इसका मतलब यह है कि हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट जरूर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप करने के बाद ही तुमको सेकंड स्टेप में आना है। इसको और प्रैक्टिकली अगर मैं तुमको समझाऊं तो यहां पर वही मैटर्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि जो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो हम लोग देखने वाले। देखो अग्रीमेंट होने के लिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जो लॉ इन्फोर्स करवा सकता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये अगर हुआ तो सारे अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे। अगर ये दो सेटिस्फाई हो गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों सेटिस्फाई हो गया तो हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है। कोई किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए ये दो चीज जो है उसको सेटिस्फाई करना होगा। अच्छा, सबसे पहले देखो वो कौन सा है, अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। कोई भी सोशल मैटर्स से रिलेटेड अग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त को कहा कि सुनना भाई एक काम करते हैं, इवनिंग को वॉक पे चलते हैं। ठीक है, मैंने उसको सुबह कहा था, सुबह 8 AM को मैंने कहा था कि हम लोग 7 PM को या फिर हम लोग 5 PM को वॉक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? वॉक पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ऐसे मैंने उसको बताया था। उसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो वॉक पे चलते। लेकिन जैसे 5 PM हुआ या फिर 7 PM हुआ, मैं आया ही नहीं फॉर वॉक, तो क्या वो मुझको सू कर सकता है? क्या वो मुझको सू कर सकता है, कह सकता है कि तूने कहा था तू आएगा, अग्रीमेंट किए हम लोगों ने। हाँ डेफिनेटली अग्रीमेंट किया, लेकिन वो सोशल अग्रीमेंट था। जो भी सोशल अग्रीमेंट्स होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। देयर आर अग्रीमेंट्स मेड इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स विच वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए। मैंने जब अपने दोस्त को कहा था कि भाई हम लोग ना इवनिंग पे वॉक पे चलते, क्या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि हाँ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे, लीगली मैं उसको शाम को लेकर जाऊंगा वॉक के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हर जो अग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ 2 फ्रेंड्स अग्री टू गो सिनेमा टुगेदर और फॉर अ वॉक, इफ वन ऑफ देम फेल्स टू शो अप, एक बंदा नहीं आया, मैं ही नहीं आया, पकड़ लो, the other cannot sue them, दूसरा वाला बंदा सू नहीं कर सकता। सू मतलब केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन था ही नहीं आने के लिए। ठीक है, लीगली मैं बाउंड नहीं था, मैंने थोड़ी ना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया था तेरे साथ कि हाँ मैं आऊंगा, ऐसा तो है नहीं, वो सोशल एग्रीमेंट था। सिमिलरली इफ समवन promises to take another person out for dinner and breaks the promise, किसी ने किसी को प्रॉमिस किया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को प्रॉमिस किया फॉर एग्जाम्पल। सर आपका शादी हो गया? नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इमेजिन करो, अच्छा लगेगा। तो अगर मैंने अपने धर्मपत्नी को कहा कि सुनो ना आज शाम को हम लोग डिनर पे जाएंगे, ठीक है, और मैंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा तबीयत एकदम अच्छा नहीं था, मैं प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं एंड ब्रेक द प्रॉमिस, तो डज इट क्रिएट एनी लीगल लाइबिलिटी मेरे ऊपर? आंसर है नो। तो इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक प्रकार का सोशल प्रॉमिस था। ठीक है, ये एकदम मतलब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉमिस नहीं था। समझ में आ रहा है? ये हो गया पहला।
इसी इसी केस में आपको दूसरा देखने को मिलेगा जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें एक बहुत फेमस केस है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1999। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि एक हस्बैंड था और ये हस्बैंड अपने वाइफ को हर महीने जो है ना पैसा सेंड करता था, क्योंकि ये हस्बैंड रहता था आउट ऑफ द कंट्री। दोनों का कंट्री अलग था। वाइफ थी श्रीलंका में, श्रीलंका। ठीक है, वाइफ थी कहाँ पे बताओ, श्रीलंका में। एंड हस्बैंड जो है वो इंग्लैंड में था। हस्बैंड था इंग्लैंड में, हस्बैंड था इंग्लैंड में, हस्बैंड इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में था हस्बैंड एंड वाइफ थी श्रीलंका में। ठीक है, प्रॉमिस था कि हाँ मैं ना तुमको ऐसे ऐसे मनी जो है वो सेंड करूंगा, प्रॉमिस किया था। ठीक है, प्रॉमिस किया था। अब केस ऐसा हुआ कि इस लड़की ने इस आदमी को धोखा दे दिया, इसके कारणवश इसने बंद कर दिया मनी सेंड करना। ठीक है, तो इस लड़की ने इस हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया। समझ में आ रहा है चीज़, लेकिन यहाँ पर पूरा बताया नहीं शायद। देखो, हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन, सिलोन श्रीलंका। अच्छा, हस्बैंड श्रीलंका में था, इसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड था श्रीलंका में, वाइफ थी इंग्लैंड में। हस्बैंड श्रीलंका, वाइफ कहाँ पर थी बताओ, वाइफ थी इंग्लैंड में। ठीक है, ओके। सिलोन, हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन, सिलोन श्रीलंका agreed in writing to pay his wife a housekeeping allowance while she stayed in England. ठीक है, housekeeping allowance, घर खर्चा। Later he stopped the payment and the wife sued him. Wife ने sue कर दिया इसको। ठीक है, the court held that this was a domestic arrangement with no intention to create legal binding relations. Therefore it was not a contract. ये contract नहीं था, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। मेरे पापा भी मेरे मम्मी को कहते हैं सुबह कि सुनो शाम को मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर एक ज्वेलरी आइटम लेकर आऊँगा, और शाम को नहीं लेकर आते हैं तो मम्मी क्या सू कर देगी? नहीं, सोशल अग्रीमेंट है। समझ में, उसी प्रकार का ये भी एक है, ये है डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, ये है डोमेस्टिक अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? ये हुआ था केस। तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। केस का नाम है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, याद रखना, अपने मगज में गुजार रखना। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने में कौन से वो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए? अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है इसको देख के तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। नंबर फर्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए तुमको क्रिएट करना होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, मतलब लीगल रिलेशन, इंटेंशन होना होगा कि हाँ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे हम लोग। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, वैल्यू एक्सचेंज। अगर मैं तुमको कुछ नहीं दे रहा हूँ, तुम ही मुझको दे रहे हो, तो वो वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कुछ लॉफुल कंसिडरेशन होगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू एक्सचेंज होगा। वैल्यू एक्सचेंज होना ज़रूरी है, लॉफुल एक्ट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, इलीगल एक्ट तो हो नहीं सकता और इमोरल एक्ट भी नहीं हो सकता। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबल एक्ट एंड इम्पॉसिबल एक्ट। मतलब पॉसिबल एक्ट का मतलब ये होता है कि जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, पकड़ लो मैंने किसी फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई सुन अगले साल मैं तुझको चांद पे लेकर जाऊंगा, ऐसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसके साथ। क्या वो पॉसिबल है उसको परफॉर्मेंस पे लाना? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़ी ना स्पेस एक्स का मालिक थोड़ी हूँ मैं इलॉन मस्क थोड़ी ना हूँ। इसलिए ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो परफॉर्मेंस के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तब जाके उसको हम लोग वैलिड मानते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है वैलिड का। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बात है वो वैलिड है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम ये भी कर सकते हो कि सुनना, मैं तेरे लिए, तुम अपने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं भाई, छोटे भाई, तेरे लिए ऐसा एक कार बनाऊंगा जिसमें 10 चक्का हो और वो बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलता हो, 10 व्हील्स एंड बुलेट ट्रेन की स्पीड। ठीक है, आप जब 5 साल के थे ना तब तुमने प्रॉमिस किया था ये तुम्हारे छोटे भाई को जो 2 साल के थे, जो 2 साल का था तब। भाई कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड ही नहीं है।
वैलिड नहीं। पहली बात तो ये कि तुम माइनर हो, इस केस में तो मैंने तुमको माइनर भी एक्सप्लेन कर दिया। मैं माइनर वगैरह जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भाई मेरे, वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर के साथ अगर तो अगर आप तुम बताओगे सर फिर ये टीवी सीरियल्स पे छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करते हैं, आंसर है यस। उनके बिहाफ पे उनके लीगल गार्जियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है एक लीगल गार्जियन जिसको हम लोग कहते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी अनशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन वैलिड कब होगा? जब ये सारा सेटिस्फाई होगा। सबसे पहला है फ्री कंसेंट, यहाँ पे है फ्री कंसेंट, उसके बाद है फ्री कंसेंट, मतलब दोनों जो है वो कंसेंट देना होगा, हाँ हम लोग चाहते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटीज होना होगा उन पार्टीज को। अगर माइनर है, माइनर हो सकता है क्योंकि उनके बिहाफ पे कोई दूसरा करेगा जिसको हम लोग कहते हैं माइनर का लीगल गार्जियन या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। माइनर का पकड़ लो मम्मी पापा ही नहीं है तो उनका कुछ कोई तो होगा गार्जियन या फिर कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनके बिहाफ पे, ठीक है। और अनसाउंड माइंड के साथ तो कर ही नहीं सकते। अनसाउंड माइंड मतलब, अनसाउंड माइंड मतलब पागल इंसान, पागल के साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? वो पॉसिबल नहीं है। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक होना होगा ऑफर, दूसरा होना होगा एक्सेप्टेंस। दोनों में से कोई एक नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम मुझको ऑफर नहीं कर रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के एक्सेप्ट करके जा रहा हूँ, बोलोगे हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने में तुमको ऑफर तो चाहिए, दूसरे साथ उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए भी बंदा चाहिए होगा, ठीक है। वरना इन दोनों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट है तो इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, वेग टर्म्स नहीं होना चाहिए, अनशन टर्म्स नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस टर्म्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा, तुम लिखोगे ना टर्म्स एंड कंडीशन, वो मतलब ऐसा वेग वाला नहीं होना चाहिए। तुम बता रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, तुम लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में तुम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो भाई? कॉन्ट्रैक्ट में तुम लिख रहे हो कि टीवी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। तुम लिख रहे हो वहां पे कि भाई ये जो टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेस है इनको 6 वीक के लिए 6 वीक के लिए 24 आवर्स काम करना है, 24 आवर्स वर्क करना है। पॉसिबल है? सोएगा नहीं क्या बंदा? 24 आवर्स वर्क पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो वेग, उल्टा सीधा टर्म्स कंडीशन, एम्बिगियस जो पॉसिबल ही नहीं है, बता दिया। अब वेग का मतलब जो होता है ना वो होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर। एम्बिगियस का मतलब होता है एक वर्ड का अलग अलग उसका जो है इंटरप्रिटेशन निकालना, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आपको देखने को मिलेगा इस वर्ड का, बहुत फेमस जो है केस लॉज भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है बताओ? एम्बिगियस का मतलब होता है जिसका बहुत सारे अर्थ हो। कोई एक तुमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है जिसका मल्टीपल मीनिंग निकलता हो, मल्टीपल मीनिंग, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ना तो वेग हो सकता है ना है एम्बिगियस। वेग मतलब कोई क्लैरिटी नहीं। तुमने बता रखा है 24 आवर वर्क करना है, अरे भाई 24 आवर पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि मतलब ब्रेक्स क्या है, नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड घोषित नहीं कर सकते। उसको वेग टर्म्स नहीं होना है, एम्बिगियस टर्म्स नहीं होना है, क्लियरिटी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स, ठीक है, तब जाके तुम्हारा वैलिड होगा, वरना नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे 6 से, देखो भाई मेरे, ओके। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एक बंदा करेगा और दूसरा बंदा क्या करेगा? एक्सेप्टेंस। ये नेसेसरी है, तब जाके दो माइंड एक होंगे, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, जिसको हम लोग लैटिन टर्म में कहते हैं कंसेंसस एड आइडम, ठीक है, कंसेंसस एड आइडम, ठीक है। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि दोनों लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके क्रिएट हो जाएगा। लॉफुल कॉन्सिडरेशन, जो मैंने तुमको बताया, लॉफुल कॉन्सिडरेशन, यहाँ पे वैल्यूएबल एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कैपेसिटी होना होगा उनको, ठीक है। अच्छा, ये सारे कंपिटेंट नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट। एक है माइनर, दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, लास्ट है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। लॉ ने बता दिया कि वो इंसॉल्वेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? इंसॉल्वेंट का अर्थ ये होता है कोई भी बंदा जिसका एसेट जो है
वो उसके लाइबिलिटीज से कम है। इसका अर्थ ये है कि लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो वो इंसॉल्वेंट है। तुम्हारा कर्ज जो है तुम्हारे एसेट कमाई से कम है। समझ में आ रहा है? माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उनके बिहाफ पे किसी दूसरे इंसान को जो लीगल गार्जियन है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इस बात का उनका दोनों के माइंड में होना चाहिए। दोनों अगर कह रहे कि नहीं 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 मैं अपने कंसेंट में नहीं, मैंने अपने मम्मी के प्रेशर में कर रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी तुम काम कर रहे हो ना वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स। टर्म्स जो है ना वो क्लियर होना चाहिए एंड सर्टेन होना चाहिए, वेग एंड एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ठीक है, अगर वेग है, अगर एम्बिगियस है तो एनफोर्स नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। ऐसा मतलब अनशन तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनशन तुम प्रॉमिस नहीं कर सकते। ठीक है, इफ द एक्ट प्रॉमिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। समझे बाबू? आगे देखो, ऑफर और प्रपोजल दोनों एक ही है। अब ऑफर और प्रपोजल कब कहाँ जाता है? एन ऑफर और प्रपोजल इज डिफाइंड एज, जब कोई इंसान सिग्निफाई करता है किसी दूसरे इंसान को उसका विलिंगनेस, मतलब वो जो चाहता है उसका चाह वो दूसरे इंसान को बताता है कि मैं ये चाहता हूं, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। उसका चाह दो प्रकार का हो सकता है, एक तो कुछ काम करने का, या फिर दूसरा हो सकता है कोई काम ना करने के लिए। चाह दोनों भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, मेरा और मेरे भाई का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, इसमें बंटवारा हो ये मैं नहीं चाहता, तो क्या मैं भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि बंटवारा ना हो, दोनों साथ में रहे, मेरे पार्ट भी उसका, उसका पार्ट भी मेरा, इस प्रकार से, मतलब मिलजुल के। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको, मैं कह रहा हूँ कि तू बंटवारा ना कर, अब्सटेन कर रहा हूँ उसको कोई चीज करने के लिए। ये प्रपोज मैं उसको दे रहा हूँ कि तू घर का बंटवारा मत कर, ये प्रपोज कर सकता हूँ उसको मैं, वो कह सकता हूँ, ऑफर कर सकता हूँ मैं उसको। समझ में आ रहा है? ना करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, या फिर मैं ही उसको कह सकता हूँ कि बंटवारा कर ले भाई। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। समझे? ये जो इंसान का चाह है वो दो प्रकार से हो सकता है, कुछ काम करने के लिए या फिर ना करने के लिए। with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। और कौन से व्यू में मैं ये कर रहा हूँ मेरे भाई के साथ ऑफर? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सो दैट वो एक्सेप्ट करे, कि वो एक्सेप्ट करेगा, वो एसेंट देगा। एसेंट मतलब यस, एक्सेप्टेंस को कहते हैं एसेंट। ठीक है, तो वो एसेंट देगा। ठीक है, कोई मतलब या तो घर पर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए या फिर ना करने के लिए, दोनों हो सकता है। जो भी मैंने ऑफर किया उसके लिए वो एसेंट देगा। इस भाव से, इस व्यू से मैं उसको दे रहा हूं, तब जाके वो प्रपोजल बनता है प्रॉपरली। समझ में आ रहा है ना? मैं अगर उसको प्रपोज करूं और मैं अगर नहीं चाहूं कि वो एक्सेप्ट करे, तो वो प्रपोजल कैसा, वो ऑफर कैसा? वो ऑफर है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑफर एंड प्रपोजल क्या है? वही है कि मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं, मैं किसी को कोई भी काम या तो करने के लिए कह रहा हूं या तो ना करने के लिए कह रहा हूं, इस मंशा से कह रहा हूं सो दैट वो एक्सेप्ट करे और वो चीज मेरे हिसाब से करे। ठीक है, अगर मैं नहीं चाहता तो ना करे, अगर चाहता हूं तो उस हिसाब से करे। समझ में आ रहा है ना? उसको कहा जाता है ऑफर एंड प्रपोजल। भैया ये तो बच्चे को पता है सर, ये वाला ऑफर और प्रपोजल का मतलब। हाँ ठीक है, तो इसको रीड करना है। रूल्स गवर्निंग ऑफर। ऑफर हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए। ऑफर में हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए। डेफिनेटनेस होना चाहिए। डेफिनेटनेस मतलब कि क्या चाहते हो एग्जैक्टली उसी प्रकार से तुमको लिखना है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर प्रॉपर होना चाहिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। स्पेसिफिक और जनरल ऑफर, किसी इंसान को अगर मैं पर्टिकुलर इंसान को अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाई को पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, तो वो है स्पेसिफिक ऑफर मैं दे रहा हूँ मेरे भाई को। और पब्लिक ऑफर मतलब ओपन ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है आके। ठीक है, जनरल ऑफर है, एनीबडी कैन एक्सेप्ट, एनीवन कैन एक्सेप्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब लैप्स हो जाता है?
मैं टाइम देता हूँ ना भाई, मैं टाइम देता हूँ कि इस टाइम पीरियड पे तेरे को आना है और तेरे को एक्सेप्ट करना है ऑफर। टाइम एक्सपायरी, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। अगर तुमने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया तब भी लैप्स हो जाएगा। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तब भी लैप्स हो जाएगा। अगर कोई मर गया, मतलब जिसने ऑफर किया मैं ही मर गया, तो ऑफर खत्म। काउंटर ऑफर, किसी दूसरे ने, मेरे भाई ने मेरे को काउंटर ऑफर किया, बोला कि नहीं नहीं सुन 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 ऐसा ऐसा करते हैं, तो उसका भी कुछ ऑफर है, वो मेरे को ऑफर कर रहा है। अब मैंने उसको ऑफर किया, अब वो मेरे को ऑफर कर रहा है, उसको कहा जाता है काउंटर ऑफर। तो तब जाके तुम्हारा ऑफर लैप्स हो जाता है और काउंटर ऑफर चलता है ना। सिंपल चीज है। रिवोकेशन, मैं खुद ऑफर जो मैंने दिया था ऑफर, उसको मैं रिवोक करता हूँ, मैं उसको वापस ले लेता हूँ, तो वो हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? किसी के प्रपोजल को अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो वही है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस होने के लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, जो कि है एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर तुम एक्सेप्ट करो तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो, अच्छे से एक्सेप्ट करो। एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई अनशन नहीं, मतलब मैं तो तुम एक्सेप्टेंस कर रहे हो अगर मगर कुछ ऐसा कुछ नहीं कह सकते तुम, मैं एक्सेप्ट तभी करूंगा अगर ऐसा हो रहा है, वो तो काउंटर ऑफर हो गया। फिर समझ में आ रहा है ना? तो एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कुछ भी तुमने रोक टोक नहीं लगा सकते तुम, ठीक है, वो है अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर, जो मैंने ऑफर दिया है उसी के हिसाब से तुम एक्सेप्ट करोगे। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, जिसने ऑफर दिया तुमको उसको कम्युनिकेट करना नेसेसरी है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल। ये तो हो चुका है, ये सेम है, इसको रीड करना है, इसको रीड कर लेने एक बार। रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। आगे देखो, लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। क्या ये पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन? आंसर है यस, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन्स आर पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड over the telephone are treated same as contract negotiated in person। तुम सामने आके कह रहे हो और या तो तुम फोन पे बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो मेरे को, दोनों सेम है, दोनों एलिजिबल है। एक्सेप्टेंस ऑडिबल होना चाहिए बस। जो मैं कॉन्ट्रैक्ट तुमको दे रहा हूं, तुम जो एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ये मेरे को सुनाई देना चाहिए। अगर ऑडिबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है भाई मेरे, लिखित होना नेसेसरी नहीं है, और फोन पे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ओवर फोन, ठीक है। लेकिन मैंने जो हाँ कहा वो ऑडिबल होना चाहिए, वॉइस रिकॉर्ड रख लेना। शुड ऑडिबल होना चाहिए, हर्ड होना चाहिए एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। इफ द टेलीफोन लाइन गोज डेड, बाई चांस टेलीफोन लाइन डेड हो गया बिफोर द ऑफर, हियर्स द एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। टेलीफोन लाइन जो है वो खत्म हो गया, वो डेड हो गया, ठीक है। तुम मेरे को हाँ बोलने से पहले, मैंने तुमको ऑफर किया, तुम मेरे को हाँ बोलने से पहले टेलीफोन लाइन डेड हो गया तो खत्म। बिफोर द ऑफर हियर्स द एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफरर हियर्स द एक्सेप्टेंस मतलब मैं सुनने से पहले डेड हो गया तो खत्म। बाकी क्या टेलीफोन के ऊपर हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। इसका MCQ वगैरह जो है मैं दे दूंगा आपको आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग फ्री कंटेंट हमेशा अपलोड करेंगे फॉर CA/CET। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।